तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, बहुत कम लोग जुड़ा हुआ है। क्या पढ़ाए थे लास्ट टाइम सर ने? फंक्शन फंक्शन तक पढ़ाया था ना? पैरामीटर्स मतलब फंक्शन पढ़ा दिया था ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फंक्शन में ही है एक स्पेशल टाइप का फंक्शन, और उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा फंक्शन, है ना? तो वो लैम्डा फंक्शन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे काम करता है। जैसे आप देखे होंगे फंक्शन सर ने पढ़ाया होगा, तो उसमें देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आर्गुमेंट्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप नहीं, डिफरेंट तरह से आर्गुमेंट्स को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल आर्गुमेंट्स हो सकता है, पोजिशनल आर्गुमेंट हो सकता है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स हो सकता है, या कीवर्ड आर्गुमेंट्स हो सकता है। वो सारा चीज आप देख लिए थे। एक लास्ट जो इसका है, और एक बताए होंगे लोकल एंड ग्लोबल कैसे काम करता है। ठीक है, यानी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करता है। अब हम लोग आते हैं, एक लास्ट है इसमें, वो देखते हैं हम लोग कि लैम्डा फंक्शन क्या है। लैम्डा फंक्शन अनोनिमस फंक्शन है, जिसको हम लोग कोई नेम नहीं दे सकते हैं। इसका कोई नेम नहीं होता है। इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि वन लाइनर, यानी कि जैसे इफ को वन लाइनर बनाते थे, उसी तरह लैम्डा फंक्शन को भी वन लाइनर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसको सिंटैक्स हम लोग समझेंगे कि कैसे इसके सिंटैक्स के थ्रू कैसे वन लाइनर हम लोग इसको बनाते हैं। लैम्डा फंक्शन के अंदर हम लोग लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं, और ये इसका सिंटैक्स हो गया। यानी कि लैम्डा कीवर्ड एक यूज होगा, और लैम्डा कीवर्ड के बाद फिर हम लोग एक आर्गुमेंट यूज करेंगे। आर्गुमेंट दैट मीन्स वो वेरिएबल, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल आर्गुमेंट्स। और उसके बाद उस आर्गुमेंट्स पर किस तरह के एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, वो चीज हम लोग लिखेंगे आफ्टर कॉलन सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे काम करेगा। जैसे आप देखो, ये इसके जैसा एग्जांपल है आपको लैम्डा, दैट इज अ लैम्डा कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग एक आर्गुमेंट यूज करेंगे, और आर्गुमेंट के जगह पर हमने क्या बोला कि आर्गुमेंट की जगह पर क्या यूज होगा? वेरिएबल यूज होगा। अब उस वेरिएबल पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस वेरिएबल को हम लोग को अपडेट करना है। कितने से अपडेट करना है? 10 से अपडेट करना है। ठीक है, तो ये अपडेट होगा। अब ये सोचना है कि ये ए की वैल्यू आएगी कहाँ से। जब तक ए की वैल्यू नहीं रहेगी तब तक उसको हम लोग किसी भी तरह से अपडेट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे आएगी ये देखना है। अब ये जो वैल्यू है, ये लैम्डा फंक्शन हमेशा रिटर्न टाइप होता है, यानी वैल्यू को रिटर्न करता है, एक तरह से एक्सप्रेशन जैसा काम करता है। ये वैल्यू आएगी एक्स में। किसमें आएगी? एक्स में। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग एक्स को ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स को अपडेट कर रहे हैं। तो एक्स को हम लोग जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, उसी तरह हम लोग कॉल करते समय एक्स की वैल्यू सप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने क्या सप्लाई किया? 20। अब जब x की वैल्यू हमने 20 सप्लाई किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न टाइप, हमने बोला कि अभी ये रिटर्न टाइप होता है, तो a की जगह पर आपका क्या चला जाएगा? 20 चला जाएगा। और 20 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे, 30। और 30 फिर रिटर्न करके किसको प्रोवाइड करेगा? x को प्रोवाइड करेगा, और फिर आपको रिजल्ट देगा। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन आपको काम करेगा, यानी कि अनोनिमस बना सकते हैं। कोई भी आपको नेम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पर आप काम कर सकते हैं। इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं कैसे ये रन करेगा, और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो हम लोग यूज करते हैं y इक्वल्स टू लैम्डा, और उसकी वैल्यू हम लोग देते हैं a कॉलन a इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो हमेशा रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप को कॉल करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिंपली या तो प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए या वेरिएबल चाहिए। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग दे देंगे, और y एक तरह से फंक्शन के रूप में काम कर रहा है, और हम लोग y के लिए यहाँ पर क्या सप्लाई करेंगे, वैल्यू सप्लाई करेंगे। तो क्या आपको आउटपुट आ जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक और तरीका आप देख लीजिए कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, हम लोग एक से ज्यादा वेरिएबल पास करेंगे, y इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 3 वेरिएबल a, b, c। ठीक है, और a प्लस b प्लस c। अब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमको देखना है कि वैल्यू जो पास करेंगे वो y का पास करते हैं, लेकिन वैल्यू हम लोग किसके लिए पास करते हैं, इस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वैल्यू है और एक को ही अपडेट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से कितना वैल्यू सप्लाई किए हैं, एक वैल्यू सप्लाई किए हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल का यूज हो रहा है, यानी 3 आर्गुमेंट का यूज हो रहा है। तो आप जानते हो कि जितना आर्गुमेंट होता है उतना वैल्यू हमको कॉल करते समय क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं y को कॉल करूं प्रिंट y, तो 3 आर्गुमेंट यूज किए हैं, इसलिए 3 वैल्यू हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखें तो एक फंक्शन के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कि फंक्शन में हम लोग रिटर्न टाइप बना के भी लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे, अभी तो एकदम सिंपल है। इसी तरह के समझने में कोई परेशानी होगा तो पूछ लेंगे। अब हम लोग आते हैं, और हम लोग फंक्शन के अंदर भी लैम्डा का यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को आप देखिए, ये फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया है जिसका नाम है माई फंक्शन, और माई फंक्शन को हम लोग ऑब्वियसली इसके पैरामीटराइज्ड बनाए हैं, और एक पैरामीटर पर ये काम करेगा। अब यहाँ से जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन को कॉल करेंगे, तो माई फंक्शन को हमने किस टाइप के बनाया है, रिटर्न टाइप के बनाया है। तो रिटर्न टाइप के लिए यहाँ पर माई फंक्शन का वैल्यू दिया 2। ठीक है, 2 सप्लाई किस में होगा, ऑब्वियसली n में सप्लाई होगा। n की वैल्यू तो आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन के लिए हम लोग को वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स के लिए, इस आर्गुमेंट्स के लिए, लैम्डा के आर्गुमेंट्स के लिए। तो लैम्डा के आर्गुमेंट्स के लिए हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप लिया है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप जब यहाँ पर करा रहे हैं तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के लिए हमको एक क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। यानी कि लैम्डा जो है, लैम्डा फंक्शन का आउटपुट जो है वो इस वेरिएबल में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और अगर हम लोग वैल्यूज जब इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, यानी लैम्डा को ऑब्वियसली आपने देखा कि वेरिएबल को हम लोग जो भी लैम्डा वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस वेरिएबल को कॉल करते हैं विद द आर्गुमेंट सप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग माई डबल जो भी है, जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू पास करेंगे, तब आपको ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। नहीं, कॉल नहीं होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, मिलेगी इसको, और एन की वैल्यू तो ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है तब मिलेगा। तो इस चीज को आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर भी हम लोग लैम्डा का यूज कर सकते हैं।
और इसके लिए देखिए हम बता दे रहे हैं आपको कैसे होगा। जैसे आप देखिए कि एक फंक्शन हम बनाते हैं डेफ वैल्यू, और इसके अंदर हमने एक्स पास किया। प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, हम लोग इसको रिटर्न टाइप बनाते हैं, रिटर्न लैम्डा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए, अगर लिखें, और ए इंटू एन। ठीक है, अब हम लोग इस फंक्शन को रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप के लिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए, तो बी ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं वैल्यू, और वैल्यू में मैंने वैल्यू सप्लाई किया 10, तो 10 तो वैल्यू इसको मिला, यानी कि ये फंक्शन को मिला, ये वैल्यू को मिला है ना। अब हमको लैम्डा का आर्गुमेंट जो है उसके लिए वैल्यू चाहिए, तो इसको फंक्शन लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, लैम्डा का किसमें रिटर्न कर रहा है, जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसी में रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल जो यूज कर रहे थे यहाँ पर, वहां की जगह पर हमने क्या यूज किया है, रिटर्न यूज किया है। रिटर्न को यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी। ऑब्वियसली हम लोग अगर लैम्डा के लिए वैल्यू चाहिए तो किसमें हम लोग पास करेंगे, प्रिंट वी, और जो भी वैल्यू हम लोग पास कर देंगे 12। ठीक है, तो आपको आएगा 12, और n की वैल्यू है 10, यानी 12 इंटू 10 आपका 120। एक्स सर, एक्स एन हटा के एक्स करेंगे। अच्छा, एन एक्स, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका लैम्डा काम करेगा। वन लाइनर कोड के लिए आप लैम्डा का यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप देखें, जैसे नॉर्मल अगर मैं इस फंक्शन को बनाऊं तो इसी फंक्शन के लिए आप क्या करते हैं, अगर लैम्डा आपके पास नहीं होता तो नॉर्मली आप इस फंक्शन को इस तरह से आप बना सकते हो, जैसे डेफ फंक आपने लिया फंक्शन के लिए, और हम लोग सप्लाई करेंगे कुछ भी वैल्यू, और यहाँ ए पास कर देते हैं, ए इक्वल्स टू ए इंटू 2, और इसलिए हम लोग फंक्शन को पास करेंगे फंक। प्रिंट कराना है तो यहाँ प्रिंट भी करा सकते हैं, या फिर रिटर्न करा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट फंक, और क्या पास कर देंगे, कुछ भी वैल्यू पास कर देंगे 10। देखिए, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये फंक्शन जो अभी हमने बनाया है, आप अगर नॉर्मल फंक्शन इसी फंक्शन को बनाते हैं तो इस तरह आप बनाते, ठीक है, कि किसी भी वैल्यू को हमको क्या करना है, फंक्शन के थ्रू मॉडिफाई करना है, यानी कि ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू आप लेंगे, कोई भी आर्गुमेंट लेंगे, उसको क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। और यही चीज शॉर्टकट में आपको लैम्डा यही काम कर रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ से पास करेंगे उस वैल्यू को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हो गया आपको लैम्डा फंक्शन। क्लियर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब स्टार्ट करते हैं आपको मॉड्यूल। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, और फंक्शन को ऑब्वियसली हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, दो चीज हम लोग करते हैं। तो दोनों चीजें आपने पढ़ा कि एक प्रोग्राम्स के अंदर ही, पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और उसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, दोनों चीज होगा। तो ये चीजें हमने पढ़ा पूरी तरह फंक्शन में, और ये भी पढ़ा कि फंक्शन दो तरह के होता है, फंक्शन प्री डिफाइंड होता है और फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड। ये बिल्ट इन हो गया प्री डिफाइंड, और एक यूजर डिफाइंड होगा जो यूजर क्रिएट करेगा
तो यूजर डिफाइंड ही हमने अभी तक फंक्शन देखा कि कैसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और इसको कॉल करेंगे। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग को अगर बिल्ट इन फंक्शन में आए, प्रीडिफाइंड फंक्शन में आए, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन प्रीडिफाइंड ये भी होता है कि वो किसी न किसी मॉड्यूल के अंदर होता है, यानी कि जब हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो उसके लिए हमको उसके मॉड्यूल को कॉल करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक फंक्शन बनाता हूँ, मॉड्यूल पढ़ाने से पहले एक फंक्शन मैं प्रीडिफाइंड की बात करता हूँ यहाँ पर, कोड, और एक वैल्यू लिए a = 20, और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ sqrt, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट a। उसके बाद इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है, तो a = sqrt a। ये एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड, प्रिंट a, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे एरर क्या आता है। ये कह रहा है कि नेम sqrt इज नॉट डिफाइंड, यानी sqrt फंक्शन ऐसा डिफाइंड नहीं है। अब मैं एक फंक्शन और यूज कर रहा हूं, यहां पर 3 4, और यहां पर प्रिंट कर रहा हूं a = और एक फंक्शन है, ये दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा है, वो फंक्शन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। और पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, अगर हमको पॉइंट के बाद कोई पर्टिकुलर डिजिट चाहिए, 1 ही डिजिट या 2 ही डिजिट या 3 डिजिट, राउंड यूज करता हूँ, और राउंड के बाद मैं एक यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि राउंड फंक्शन यहाँ पर काम किया, है ना। और ऑब्वियसली प्री डिफाइंड फंक्शन है राउंड, और राउंड में हमने क्या किया है कि ए और ये 2 आर्गुमेंट पर काम करता है। पहला आर्गुमेंट जो वैल्यू देना है वो, और दूसरा आर्गुमेंट ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर फ्लोट वैल्यू में आफ्टर पॉइंट कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमको ये 1 दिया है, दैट मीन्स ये आपको राउंड करेगा और कितना नंबर ऑफ डिजिट देगा, 1 नंबर ऑफ डिजिट देगा आफ्टर पॉइंट वैल्यू। तो राउंड फंक्शन है। अब इसमें नया क्या है कि अब आप समझेंगे कि sqrt फंक्शन नहीं है, इसलिए काम नहीं किया। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं कि पाइथन में जो है, पाइथन का जो लाइब्रेरी है, ठीक है, वो हर एक फंक्शन जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन, वो उसके लाइब्रेरी में स्टोर है, और सेम टाइप के फंक्शन के कलेक्शन को एक फाइल के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? एक फाइल के अंदर रखा गया है। और जब तक उस फाइल को हम लोग प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे आप सी में फंक्शन को यूज करते थे, तो सी में कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड यूज करते हैं, यानी कि उसका हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं। एक तरह से हेडर फाइल उसका लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी में सारा फंक्शन अवेलेबल होता है, और जो भी फंक्शन को आप यूज करेंगे उस लाइब्रेरी को आपको इंक्लूड के जरिए प्रोग्राम में इंक्लूड करना रहता है। या फिर आप जो जावा पढ़े होंगे, वो अगर कोई फंक्शन को यूज करते थे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, इंपोर्ट करते। ये भी चीजें पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि जितना भी फंक्शन है, थोड़ा सा मैं ये इसका यूज कर रहा हूँ, जितना भी फंक्शन है वो कोई ना कोई लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है। ये बाय द वे लाइब्रेरी, ठीक है, और इस लाइब्रेरी का नाम मैंने रख दिया है math.py। ऑब्वियसली जितना भी लाइब्रेरी है,
पाइथन का, उसका नाम भी रहेगा और उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .py रहेगा। ठीक है, अब इस लाइब्रेरी के अंदर सारा फंक्शन है, sqrt, सील, फ्लोर, है ना, इस तरह से टैन, जितना भी कॉसेज है ना, सारा फंक्शन इसके अंदर है, ये लाइब्रेरी के अंदर है मैथ डॉट। और एक फंक्शन है राउंड, ये भी लाइब्रेरी के अंदर है, सिस लाइब्रेरी के अंदर है। किसके अंदर है, सिस लाइब्रेरी, sys.py। ठीक है, अब इसके अंदर है राउंड, इसके अंदर है आपका जितना भी है आपका जो यूज किए, इंट जो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, str में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सेट में कन्वर्ट करने के लिए, बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए, सारा फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर है, sys.py के अंदर। और मैथ से रिलेटेड फंक्शन है math.py के अंदर। तो अब जब भी हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन को, तो उसके लाइब्रेरी का नाम देना आपके लिए क्या है, मस्ट है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन किस लाइब्रेरी के अंदर है। और यहाँ लाइब्रेरी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं, मॉड्यूल, आप मॉड्यूल बोल सकते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन है sqrt, वो मैथ मॉड्यूल के अंदर है। यानी कि बेसिकली अगर हम मॉड्यूल की बात करेंगे तो मॉड्यूल इज द कंटेनर ऑफ प्री डिफाइंड पाइथन फंक्शन। मॉड्यूल क्या करता है कि प्री डिफाइंड पाइथन फंक्शन को एक जगह कंटेन करके रखता है। और मॉड्यूल इज नथिंग, मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल विच कंटेन ओनली फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक पाइथन फाइल है, क्योंकि ऑब्वियसली py द्वारा ये सेव किया गया है, लेकिन इसके अंदर है क्या, सिर्फ मॉड्यूल का फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है, प्री डिफाइंड फंक्शन का डेफिनेशन है। और उसको डेफिनेशन है तो ऑब्वियसली प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं करते, सिर्फ कॉल करते। तो ये चीजें आप समझ गए। लेकिन हमने कहा कि जो भी फंक्शन आप यूज करेंगे, उसको फंक्शन को यूज करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर है। यानी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग ये भी देखा कि यहां पर हमने क्या कॉल किया, राउंड। राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि राउंड इज ऑलवेज इन सिस मॉड्यूल। किस मॉड्यूल के अंदर है, सिस मॉड्यूल के अंदर है। लेकिन सिस मॉड्यूल को तो हम लोग इंपोर्ट नहीं किया। तो आप खुद समझ रहे हैं कि अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिस मॉड्यूल अपने आप क्या होता है, प्रोग्राम में इंपोर्ट होता है, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए राउंड फंक्शन को हमको कॉल करने के लिए कोई इंपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी। या आप पहले भी फंक्शन यूज किए थे जो इंट में कन्वर्ट करते हैं, str में कन्वर्ट करते हैं, बुल में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कोई इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। यानी कि जो फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं और उसके लिए मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो मॉड्यूल किस फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर है, सिस मॉड्यूल के अंदर। अब हम लोग को sqrt यूज करना है। किसको यूज करना है, sqrt यूज करना है। तो आप देखेंगे sqrt यूज करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे इसमें। फिर से हम लोग एक वैल्यू लेते हैं इसमें, और हम लोग लेते हैं दूसरा वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 25। ठीक है, x की वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, और x इक्वल टू sqrt। और यहां पर हम लोग क्या पास करेंगे, x, और प्रिंट फिर मैं x को कर रहा हूं। इसको हम लोग दूसरे प्रोग्राम, दूसरे फाइल कर, ऑब्वियसली sqrt अभी आपको रन नहीं किया है, देखा है एरर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो sqrt पता करना पड़ेगा कि किस मॉड्यूल के अंदर है। तो किस मॉड्यूल के अंदर है, मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो जिस मॉड्यूल के अंदर है उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि हम लोग जाएंगे इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, इंपोर्ट कीवर्ड ऑलवेज प्रीसीडेड विद, इसको हम सिंटेक्स में बताएंगे, हम लोग अपना मॉड्यूल बनाएंगे तब इसको बताएंगे। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है कि मैथ को इंपोर्ट कर दिया। ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि मैथ के अंदर जितना भी फंक्शन होगा मैथ मॉड्यूल के अंदर, वो सारे फंक्शन इस पर्टिकुलर
प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब उस फंक्शन को हम लोग सिंपली कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने से पहले ही इंपोर्ट से काम आपका नहीं चलेगा, जब आप कॉल करेंगे तब भी आपको देना पड़ेगा math.sqrt, ठीक है ना, इंपोर्टिंग के साथ। ये देखिए, क्लियर है, समझ गए ये चीज? तो अब आप पता करेंगे कि मैथ के अंदर कौन कौन सा आपका फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन मॉड्यूल के अंदर है, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं उस फंक्शन का यूज। क्लियर है, समझ गए? अब इसमें अलग अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करूं कि मैथ के अंदर अब बहुत सारा फंक्शन है, अब बहुत सारा फंक्शन है तो ऑब्वियसली हम लोग ये देख भी सकते हैं कि कैसे देखना है। तो प्रिंट एक आता है और एक आता है dir। dir एक तरह से डायरेक्टरी होता है और आप मैथ के अंदर के फंक्शन को देख सकते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन इसके अंदर है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ये देखिए, ये देखिए, ये सब फंक्शन है, ये सब प्रीडिफाइंड टर्म्स होता है। जितना भी डबल अंडरस्कोर होता है, डबल अंडरस्कोर यहाँ से फंक्शन है, कॉस ए कॉस एच, ये टैन टैन, जितना भी फंक्शन है। सील देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सीलिंग करने के लिए, और भी होगा, फ्लोर होगा, एफ मोड होगा। ये सारा फंक्शन आपको मैथ मॉड्यूल के अंदर है। उसमें आपका पाई है, रेडियंस है, एसक्यूआरटी है ना। तो जब भी इन फंक्शन को आप यूज करेंगे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि इंपोर्ट कर देने से ऑब्वियसली मैथ का सारा फंक्शन अवेलेबल हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑब्वियसली अगर आप बड़े फाइल्स को बना रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो प्रोग्राम्स को आप ज्यादा हैवी नहीं होने देना चाहते हैं कि प्रोग्राम वो सिंपल रहे। अगर हम चाहते हैं कि अगर इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हमको मैथ एसक्यूआरटी फंक्शन को ही काम करना है, तो एसक्यूआरटी फंक्शन ही सिर्फ इंपोर्ट हो, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फ्रॉम, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, ठीक है। ये अब इस प्रोग्राम में सिर्फ कौन सा फंक्शन यूज हुआ, एसक्यूआरटी फंक्शन यूज हुआ, दूसरा फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं सील की बात करूं, अगर आप सील यूज करके देख लो, आप जैसे मैंने यहां पर किया a इक्वल टू 34.6 और मैं यहां पर यूज करूंगा a इक्वल टू, सॉरी इसको नीचे लिख देता हूं, a इक्वल टू 34.6 और यहाँ पर मैं प्रिंट a को करता हूं और फिर से हम लोग प्रिंट a इक्वल टू सील मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील क्या कर देंगे a और फिर से a को प्रिंट कर, ठीक है। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, एक मिनट, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील भी दे दिया, एक मिनट देखते हैं क्यों सील दिया। मैथ डॉट दिए शायद इस कारण से। ओके, हो सकता है, लेकिन मैं इसमें, तो इसमें भी मैं हटा के देखता हूं। हाँ, ये चीज अब देखिए, जैसे हम लोग इंपोर्ट जब यहाँ पर किया फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू, ठीक है, तो फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू जब मैथ को इंपोर्ट किया और एसक्यूआरटी इंपोर्ट किया, तो सिर्फ एसक्यूआरटी वाला ही फंक्शन क्या होगा,
अवेलेबल हो गया। यानी विदाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट मैथ लगाए हुए यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सील यूज किया है तो सील में आपको सिर्फ किसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एसक्यूआरटी को। अगर सील को भी आपको इंपोर्ट करना है तो फिर उसमें आप क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट सील। ठीक है सर बिना इंपोर्ट के भी तो हो सकता ठीक है, क्या बिना इंपोर्ट का, है। सर बिना इंपोर्ट के भी तो रन करवा सकते हैं, मैथ डॉट लगा इसको, उसको भी सर कमेंट। हाँ कमेंट, एक मिनट इसको हम इसको एक बार रन करा देते हैं। हो गया। नहीं ये यहाँ पर हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा कोलैब में इस बात को करूंगा कि कोलैब में एक बार वो क्या होता है ना, आपने शायद चेक नहीं किया है, कोलैब में क्या होता है ना कि एक बार आपने वो लाइन लिख दिया तो वो लाइन अगर कमेंट में डाल दिया फिर भी वो इंटरनली काम करेगा। तो ये एक फीचर होता है कोलैब में। हम थोड़ा सा इसको आईडीएलई में चेक करते हैं, आईडीएलई में, पाइथन का आईडीएलई में इस चीज को चेक करते हैं। और फाइल, न्यू फाइल, और इस चीज को कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चेक डॉट पी वाई, चेक डॉट पी वाई। देखिए नहीं दे रहा है ना, सर स्क्वायर स्क्वायर रूट को मैथ डॉट एस। ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम लोग ये देखिए यहाँ पर जबकि आउटपुट ये दे दिया था, दोनों को हमने किस पे लिखा था, कमेंट लाइन के अंदर भी लिखा था। ठीक है, नहीं दिया ना, तो ये शायद आपने कोलैब में नहीं देखा हो। हमने एक कोलैब चेक किया था। कभी कभी क्या है ना कि आप वेरिएबल डिलीट कर देते हैं, डेल कीवर्ड से डेल हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वेरिएबल काम करेगा। तो ये एक पता नहीं कोलैब में ऐसा क्यों देता है, लगता है कोई इंटरनली वर्क करता है। तो ये चीज को अगर क्लियरली चेक करना होगा तो आप दूसरे या फिर आप किसी भी एडिटर में चेक कर लेंगे, कोलैब में नहीं। देखिए कोलैब में हटा दिए तब भी एक बार ये काम कर गया, वो काम करेगा। कभी जब कोलैब में आपने शायद चेक नहीं किया, ये भी होता है कि दूसरे फाइल के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो इसमें भी काम कर जाएगा। मतलब दूसरे कोड के अंदर, दूसरे कोड ब्लॉक के अंदर इसमें यूज किया, वो भी काम कर जाएगा। तो इसको अगर रियलिटी चेक करना है तो आप अपने एडिटर में, दूसरे एडिटर में चेक कर लेंगे। एडिटर के लिए आपको हमेशा वो इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ भी वही कारण हो रहा था, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया मैथ सील और मैथ एसक्यूआरटी। अब हम लोग यहाँ अच्छे से चेक करेंगे, एरर दे रहा है, दोनों जगह एरर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे और इस चीज को चेक करेंगे, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, इंपोर्ट मैथ, आपको आउटपुट सारा दे दिया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। ठीक है, देखिए इंपोर्ट मैथ, सॉरी फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। तो एक मेरे को क्या देना चाहिए था, 25 दिया, और एसक्यूआरटी भी हमें देना चाहिए था। तो एसक्यूआरटी क्यों नहीं दिया वो देख लेते हैं। मैथ इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट, मैथ की स्पेलिंग सही है ना? Yes, sir. अच्छा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, ये
सिंटेक्स हम लोग सही लिख रहे हैं फ्रॉम का। अगर मैं यहाँ पर स्टार कर दूं, स्टार, नहीं, कई सिंटेक्स हम लोग गलती लिखे होंगे, कोई सिंटेक्स होगा, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम मैथ। सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या है फ्रॉम का, उसके बाद ऐसे ही है या फिर फ्रॉम। सही है, सिंटेक्स तो यही है, फ्रॉम मॉड्यूल एंड इंपोर्ट नेम 1 नेम 2, सही तो है। एक्सटेंशन क्या एक्सटेंशन? मॉड्यूल नेम एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन तो ये प्री डिफाइंड है ना, हम लोग इस तरह कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ डॉट पी करके देखूं क्या? नहीं 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 नहीं, पी करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट SQRT। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैथ डॉट हटा के देखते हैं क्या बोल रहा है। मैथ्स होगा कि मैथ होगा सर? मैथ्स, अभी तो मैथ ही यूज किए थे ना, हर जगह तो मैथ ही यूज किए थे। नहीं, सेल इज नॉट डिफाइंड, मैथ दे दे रहा है लेकिन हाँ, और यार इतना इसमें होता है। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि अगर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT करते हो, तो जब फ्रॉम मैथ करते हो तो यहाँ मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो ये चीज यहाँ पर कर रहा है, ये चीज पता नहीं था। तो फ्रॉम, अगर फ्रॉम कीवर्ड का यूज किए तो मैथ फंक्शन को कॉल करते समय मैथ यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपने देखा कि सिर्फ कौन सा फंक्शन काम किया, SQRT काम किया, क्योंकि हम लोग मैथ फंक्शन से सिर्फ किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, SQRT को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी फंक्शन इस प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है? अब इसमें हम लोग, हाँ, एक फायदा होगा कि अगर हम लोग इसमें एस्ट्रिक्स यूज कर देते हैं तो उस प्रोग्राम का, उस मॉड्यूल का सारे फंक्शन आपके प्रोग्राम्स में अवेलेबल होंगे, क्लियर है? जैसे मैंने एस्ट्रिक्स यूज किया तो एस्ट्रिक्स में आप देख लीजिए, और इसको मैं रन कर रहा हूं, सारा आउटपुट दे दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दैट इज बोथ आर सेम, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्ट्रिक्स, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों सेम है ना। इंपोर्ट मैथ करेंगे तो भी सारा फंक्शन मैथ का अवेलेबल हो गया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्ट्रिक्स करेंगे, है ना, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्ट्रिक्स लगा दिए तो उस मैथ का सारा फंक्शन आपके इस प्रोग्राम में अवेलेबल होगा। लेकिन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या आपने देखा, .h लगाना पड़ेगा। अगर ये यूज करेंगे तो हमको math.h लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? और अगर ये यूज करेंगे फ्रॉम मैथ तो इसमें सिर्फ हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं, math.h लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ गए? और स्ट्रिक्स की जगह हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे तो सिर्फ वही फंक्शन आपके प्रोग्राम में क्या होगा, अवेलेबल होगा, बाकी फंक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है।
अब सील इसलिए दे कि पहले हम लोग यूज कर लिए हैं सील, तो यहीं पर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्क्यूआरटी अनडिफाइंड एरर प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको उस हिसाब से करना होगा। तो ये बताने का पर्पस क्या था कि हम लोग फंक्शन पढ़े, और फंक्शन में भी ऑब्वियसली यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हम लोग सीख गए। अब हम लोग मॉड्यूल जब जाने कि मॉड्यूल क्या होता है, तो मॉड्यूल मैंने अभी आपको बताया, मॉड्यूल इज जस्ट लाइक फाइल विच कंटेन्स ओनली फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन को डेफिनेशन रखता है, और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से यूजर भी अपना मॉड्यूल डिफाइन कर सकता है, मॉड्यूल बना सकता है, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। हम लोग भी चाहते हैं कि जब बड़ा प्रोग्राम बना रहा है, बड़े सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े लाइब्रेरीज पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक जगह मॉड्यूल रहे, है ना, और उस मॉड्यूल को हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार प्रोग्राम में कॉल करें। क्या होता है ना कि मॉड्यूल आप डिफाइन कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में अगर आपके पास 100-150 मॉड्यूल होगा, तो हर एक 100-150 मॉड्यूल को आप डिफाइन करोगे, फिर उसको कॉल करोगे, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एम्बिगस सिचुएशन हो जाएगा कि कहाँ मॉड्यूल है, किस मॉड्यूल को कहाँ बना है, कहाँ कॉल हुआ है। तो इस सिचुएशन से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मॉड्यूल को ऑब्वियसली उस फंक्शन को एक दूसरे फोल्डर में रख सकते हैं, और वो फोल्डर आपको जस्ट लाइक कैसा काम करेगा, मॉड्यूल जैसा काम करेगा, यानी फंक्शन का डिफिनीशन कहीं और होगा, और उसका कॉलिंग अपने हिसाब से हम लोग अपने फाइल के अंदर करेंगे। तो यही चीज हो गया आपको मॉड्यूल। तो अब हम लोग आते हैं और मॉड्यूल बना के हम लोग यूजर डिफाइंड सिखाते हैं, कैसे मॉड्यूल यूजर डिफाइंड बनेगा और कैसे हम लोग उस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो आइए, और उस चीज को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसको हम लोग कोलैब में यूज नहीं करेंगे। कोलैब में इसलिए यूज नहीं करेंगे कि कोलैब में कोई भी फाइल को हम लोग सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई फाइल को सेव नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इसके सर्वर पर जा रहा है, तो सर्वर पर हम लोग का कोई जोर है नहीं कि कैसे वो सेव कर रहा है, कैसे वो क्या कर रहा है अलग अलग। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने आईडीएलई में चेक करेंगे। अगर आपके पास VS कोड होगा, मेरे पास VS कोड अनइंस्टॉल लगता है हो गया, तो हम लोग आईडीएलई में चेक करेंगे, या VS कोड में भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है मॉड्यूल बनाना, कि कैसे हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे। तो एक हम फोल्डर बना देते हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग रखेंगे, जैसे प्रोग नाम का एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग आते हैं, एक फाइल न्यू, और इसको सेव कर देते हैं, और इसको नाम रख देते हैं अर्थमेटिक। ठीक है ना, arithmetic.py। ये आपका मॉड्यूल हो गया, arithmetic.py हो गया, क्या आपका मॉड्यूल हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन को रखेगा। लेकिन अर्थमेटिक डॉट मॉड्यूल कहीं दूसरी जगह सेव हो गया है, तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज, है ना। arithmetic.py हम लोग अब भी जो फोल्डर बनाए हैं डी ड्राइव में, उसी फोल्डर में हम लोग रखेंगे इसको, पार्ट 2 इसी फोल्डर में रखेंगे, arithmetic.py। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, और arithmetic.py में मॉड्यूल की तरह ट्रीट करते हैं। तो मॉड्यूल ऑब्वियसली सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन रखेगा। मॉड्यूल फंक्शन का डेफिनेशन, वेरिएबल भी रख सकता है, फंक्शन डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और क्लास भी रख सकता है। तो अभी क्लास तो हम लोग पढ़े नहीं है, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, फंक्शन एंड वेरिएबल। तो फंक्शन और वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन हम बनाते हैं सम नाम का, और जैसा आपको फंक्शन बनाना है उस तरह आप फंक्शन बनाते हैं। मैं पैरामीटराइज्ड यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ a, b, और c इक्वल्स टू a प्लस b। रिटर्न टाइप बनाना है, आप रिटर्न टाइप बना सकते हो, जैसे ही बनाना है। प्रिंट मैसेज के साथ एडिशन कॉमा c। एक मॉड्यूल मैंने बनाया, अब दूसरा मॉड्यूल बनाऊंगा।
सॉरी दूसरा फंक्शन, सब ठीक है, और इसको मैं बना देता हूं रिटर्न टाइप। और एक और फंक्शन हम लोग बना देते हैं डेफ और a-b सर। सेमी कॉलम की सेमीकोलन दिला गया। चलिए ठीक है, एक और सब फंक्शन में सर। मेरे ख्याल से लगता है इसमें सेमीकोलन एरर देता, हाँ एरर देता है इसमें। यहाँ पर आइडियली एक हम लोग मल्ट बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसको हम लोग विदाउट आर्गुमेंटेड बनाते हैं। ठीक है, जब विदाउट आर्गुमेंटेड आप बनाओगे तो आर्गुमेंट ऑब्वियसली कॉलिंग के समय नहीं मिलेगा, यानी इसके आर्गुमेंट की वैल्यू यहीं पर मिलनी चाहिए, और डायरेक्ट वैल्यू देता है। आप रन टाइम भी ले सकते हैं 10 एंड b इक्वल्स टू 2। और रिटर्न हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये रिजल्ट आपको देगा। तो ये 3 फंक्शन हमने बनाया, और तीनों फंक्शन को फाइल सेव कर देंगे। ठीक है, अर्थमेटिक डॉट py के अंदर। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, नया फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग सारे फंक्शन को कॉल करेंगे। एक तरह से मेरा ये क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया, और हम लोग का मॉड्यूल का नाम क्या हो गया बताइए? अर्थमेटिक। क्या हो गया? अर्थमेटिक हो गया। यूजर डिफाइंड सेमीकोलन हटाइए, सेमीकोलन रिमूव करिए ना। सेमीकोलन कहाँ पर है? सी अच्छा सी, ना भी अच्छा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक ठीक, कंट्रोल एस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कंट्रोल एस। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, और अब ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया। अब मेन प्रोग्राम हो गया तो पहले इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और इसको नाम रखते हैं मॉड्यूल टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट डॉट py। ठीक है, आ गया मॉड्यूल टेस्ट। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए हम लोग को अगर उस मॉड्यूल को यूज करना है, जैसे हम लोग प्रिंट करा देते हैं और एक मैसेज देते हैं, ऑल फंक्शन और नहीं, ये नहीं, मैसेज देते हैं इन मेन मॉड्यूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉल करते हैं इसको। सबसे पहले उसके हिसाब से ही कॉल करेंगे। तो हम लोग सम को अगर कॉल करना होगा तो आप जानते हैं कि जिस तरह के फंक्शन का डिफिनीशन का बिहेवियर है, उसी तरह हम लोग कॉलिंग करते समय करेंगे। और अगर हम चाहें तो हम लोग 2 वैल्यू ले लेते हैं, a इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर भी हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और यहाँ पर ए और बी पास कर दूंगा। ठीक है, ये आपको आउटपुट दे देगा। अब दूसरे फंक्शन को हमको कॉल करना है सब को। ऑब्वियसली सब किस तरह के रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप के लिए हमको क्या चाहिए, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो उसके लिए हम लोग को वेरिएबल चाहिए या फिर हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल का यूज कर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, प्रिंट और एक मैसेज देते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू सब, और यहाँ पर पास कर देते हैं a, b। ठीक है,
तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। Sum print. और उसके बाद हम लोग को, ठीक है ना, सब Sum को print. किसको, Sum को. सम को क्यों प्रिंट करें, सम तो ऑब्वियसली यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है ही, ठीक है। और उसके सर बाद इम्पोर्ट किया है। हाँ इंपोर्ट करेंगे, वो बताएंगे, इंपोर्ट तो करेंगे, बिना इंपोर्ट के नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी मल्ट हम लोग करेंगे। तो मल्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन में सर प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्या, प्रिंट वाला गलत है सर, मल्टी में उसमें एडिशन लिखा हुआ है। अच्छा ये मैसेज चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कंट्रोल एस। चलिए, तो ये तीनों आपको फंक्शन कॉल हो गया, सम, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब, और मल्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आर्गुमेंट यहाँ सप्लाई नहीं करेंगे। और हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट हम लोग करेंगे, दोनों तरीका इंपोर्ट पहले से ही आपने जान गया। और इंपोर्ट अगर हम लोग क्या करेंगे अरिथमेटिक, तो सब में हमको अरिथमेटिक यूज करना पड़ेगा। अरिथमेटिक डॉट सम, अरिथमेटिक डॉट सब, अरिथमेटिक डॉट मल्ट। अब इसको आप रन कराइए तो देखिए, इंटर नंबर 12 13, ठीक है, क्या एरर दिया, इंटर नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर के बाद सर लिया ही नहीं। हाँ, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एस, सबके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, अरिथमेटिक करेंगे, ठीक है। अब अरिथमेटिक अगर हमको नहीं करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो From arithmetic import है ना? text. फ्रॉम, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, अरिथमेटिक इंपोर्ट, और क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अब आपको इस तरह से हो जाएगा। देख लीजिए इसको, तो तीनों आपको आउटपुट आ गया इस तरह मॉड्यूल को। तो इस तरह हम लोग अपना भी यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना सकते हैं। सिर्फ मॉड्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, और एक चीज मॉड्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, फंक्शन का डिफिनीशन, है ना। और फिर फंक्शन का कॉलिंग हम लोग अपने हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में करेंगे या फिर दूसरा प्रोग्राम, जहां भी जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम लोग इस सम, सब और मल्ट को यूज करेंगे। क्लियर है, Yes, sir. समझ गए। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जनरली हम लोग जब मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल में के अंदर जो फंक्शन होता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है फंक्शन को रिटर्न टाइप बनाना। क्या होता है, रिटर्न टाइप बनाना। और आप देखे भी होंगे जितना भी फंक्शन आप देखे होंगे प्रीडिफाइंड, सारा क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। जनरली मैं सारा की बात नहीं करूं, लेकिन 95% फंक्शन क्या होगा, रिटर्न टाइप ही होता है। आप इसकी वाटी भी देख लो, इसकी वाटी क्या मैसेज देता है, स्क्वायर रूट इज ये 25 लिखें तो 5.0, ऐसा तो नहीं देता है। सिंपली वो क्या देता है, रिटर्न करता है वैल्यू, और उस वैल्यू को एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा के फिर उसको प्रिंट कराते हैं। तो अगर यहाँ पर दिखाया जाए तो सबसे अच्छा मेरा ये फंक्शन है कि मैंने यहाँ पर वैल्यू सप्लाई किया, क्या, ए बी, यानी कि जो भी ए बी का वैल्यू लिया और फिर ये रिटर्न कर रहा है तब ये दे रहा है। ये आप यहीं पर प्रिंट करा रही है, ये ठीक है, बट ये तरीका मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग अपनाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉड्यूल बना सकते हैं। अब हम लोग ये कर सकते हैं, हाँ एक चीज और देखिएगा कि इसमें अपने आप एक बाय डिफॉल्ट फाइल जब भी मॉड्यूल रखता है और फंक्शन डिफिनीशन, तो इसमें अपने आप एक आएगा पाई कैश नाम का एक बाय डिफॉल्ट फाइल बना देगा। ये डिफाइन करता है कि दैट प्रोग फोल्डर इज कंटेन मॉड्यूल्स, यानी कि बताता है कि प्रोग फोल्डर के अंदर मॉड्यूल का इस्तेमाल
किया गया है, सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन का उसका कॉलिंग नहीं किया गया है। तो ये जब भी आप भी मॉड्यूल को आप कॉल करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर, किसी दूसरे मेन मॉड्यूल के अंदर, तो आपको पाई कैश नाम का एक फोल्डर बना देगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ। हाँ सर जैसे जो प्रोग्राम है मतलब फंक्शन जो ये मॉड्यूल जो डिफाइन करेंगे वो मतलब दूसरा फोल्डर पर रहेगा। दूसरा फोल्डर, हाँ उस पे बात आएंगे। अगर दूसरा फोल्डर पर आएंगे तो मॉड्यूल नहीं होगा, वो पैकेज हो जाएगा। एक और हम चीज बताएंगे अगले क्लास में, वो हम लोग पढ़ेंगे पैकेज। ठीक है, यानी कि पैकेज क्या होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। पहले मॉड्यूल के बारे में और चीजें जान रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा पैकेज पढ़ाते हैं। पैकेज के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक वेरिएबल सिर्फ हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम पैकेज के बारे में बता देते हैं। तो एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल किया, लेकिन वेरिएबल को यहाँ डिफाइन भी करना पड़ेगा आपको। 10 मैंने दे दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट ए करेंगे। ए तो कहीं डिफाइन नहीं है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ए आपको किस प्रीडिफाइंड वेरिएबल है, प्रीडिफाइंड वेरिएबल आपको किसके अंदर है, प्रीडिफाइंड वेरिएबल के हम लोग मॉड्यूल के अंदर रखे हैं, और उस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 12, 13 और ये देखिए 12, हमने 12 ही रखा था ना। ये तो सर डिफाइन है सर। हाँ एक मिनट, प्रिंट ए 10 हमने किया। ये तो वैल्यू डाल ही ये रहे हैं सर। हम लोग। लिए ना 12। ए 12, अच्छा ए वाला वैल्यू चला गया, ये अपने तो हम लोग वैल्यू ही डाल रहे थे तो वही लेगा ना। एक्स, एक्स हम लोग करेंगे एक्स। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि ए इसमें पहले से था। ठीक है, यस। क्या वैल्यू डाल, समझ गया ना। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 10, और यहाँ पर हम लोग उसके अंदर वैल्यू प्रिंट कराया एक्स की। यानी कि हम लोग वेरिएबल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जावा वगैरह में, सी में तो भी नहीं देखा होगा, लेकिन जावा वगैरह में देखा होगा पाई, पाई होता है ना प्रीडिफाइंड। ठीक है, और वो भी पैकेज के अंदर होता है पाई, पी वाई, और पाई कैपिटल होता है वहां पर। जो जावा पढ़े होंगे वो शायद पाई का यूज किए होंगे, किसी को याद है? नहीं यूज किए होंगे। तो जावा में ना पाई आपको 3.14 नहीं लिखे, पी आई कैपिटल में भी लिख देंगे तो आपको काम चल जाएगा। यानी कि वह उसके वैल्यू हो जाएगा 3.14, यानी 3.14 उसको बाय डिफॉल्ट उसमें क्या हुआ है डिक्लेयर किया हुआ। तो चलिए खैर उसकी बात छोड़िए यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मॉड्यूल के अंदर हम लोग फंक्शन के साथ साथ वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, और उस वेरिएबल को हम लोग कहीं पर भी जिसके अंदर मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ होगा कि ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि अगर x नाम की यहाँ पर वेरिएबल होगी तो ऑब्वियसली ये प्रेफरेंस देगा आपको किसका, अपने वैल्यू को। जो इसका अपना वैल्यू होगा उसको ये प्रेफरेंस देगा, ये वाला वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं देगा, x अपने वाले को प्रेफरेंस देगा। अब एक चीज मैं थोड़ा सा चेक करके देखता हूं कि क्या मैं अगर यहाँ अर्थमेटिक लिख दूं तो वो आता है कि नहीं। अर्थमेटिक डॉट एक्स, ट्वेल्व 30 नहीं, एरर दे रहा है क्योंकि मैंने स्टार यूज किया है। तो अगर वो नॉर्मली उसको यूज करना होगा। क्लियर है, समझ गए मॉड्यूल? अब आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पैकेज के बारे में। वो बताएंगे कल, जो बोला कि दूसरे में हम लोग रख सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर कि आपने अभी तक देखा जो इसका स्ट्रक्चर है, हायरार्की स्ट्रक्चर, वो आपने देखा कि एक हम लोग एक तरह से बना सकते हैं कि ये हमारा मेन फाइल है। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारा फाइल है। A1 है, A1.py,
a2.py, ठीक है। ये एक तरह से आपका अलग अलग क्या है, आपका फाइल्स है जो एक मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग दे दिए m1.py, ठीक है। उसी तरह अगर एक और हम लोग बना दें m2.py, और इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर भी हम लोग अलग अलग फाइल बना सकते हैं, p1.py एंड p2.py। अभी हमने बनाया कि एक अर्थमेटिक मॉड्यूल बनाया, उस अर्थमेटिक मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, एक हम लोग बनाया ये अर्थमेटिक मॉड्यूल, और सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मॉड्यूल बनाया। अब यहाँ पर देखिए कि ये अर्थमेटिक मॉड्यूल जो है, ठीक है, अर्थमेटिक मॉड्यूल भी किसी के अंदर है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स किसी के अंदर होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैकेज। क्या कहें हम लोग, पैकेज। ये यहां पर क्या हो जाएगा, पैकेज, है ना। यानी कि पैकेज कंटेन्स पाइथन मॉड्यूल्स। क्लियर है। यानी कि सबसे ऊपर के हायरार्की में अगर हम लोग देखें तो पैकेज होगा, पैकेज के अंदर आपको मॉड्यूल होगा, और मॉड्यूल के अंदर आपको क्या होगा, फंक्शन होगा। ये तरीका होगा। अभी आपने पढ़ा मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर फंक्शन होगा, और तब हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं उसके पैकेज के थ्रू। अब इसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलेगा, तो आपको एक पैकेज बना दिए, उसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल्स बना दिए, M1, M2, M3। अब एक मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारा फंक्शन बना दिए, F1, F2, M2 के अंदर भी बना दिए X1, X2, इस तरह से चलेगा। और इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आप बड़े लेवल पर प्रोग्राम बना रहे हैं, जहां बड़े लेवल पर आप सॉफ्टवेयर बना देते हैं, तो फाइल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक ही फाइल के अंदर सब चीज आप रखोगे, तब वो फिर आप मेंटेन करने में उसको, और उस फाइल को रीडेबिलिटी बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कॉन्सेप्ट एक तरह से दिया पैकेज, और पैकेज कुछ नहीं है, पैकेज इज जस्ट लाइक फोल्डर। कैसा काम करेगा, फोल्डर काम करेगा। एक तरह से हम लोग देख लें तो अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो दैट इज ए पैकेज, प्रोग इज ए पैकेज, एंड प्रोग के अंदर अर्थमेटिक इज ए मॉड्यूल, और अर्थमेटिक फाइल के अंदर जो सम, सब और मल्ट है वो फंक्शन है। ये भी इसी तरह से है, ठीक है। तो अब पैकेज बनाने के लिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट फाइल रखना पड़ता है, इनिट। वो हम कल बताएंगे कि कैसे आप एक फोल्डर को पैकेज बना सकते हैं। यानी पैकेज जस्ट ट्रीटेड लाइक फोल्डर। हम लोग कंप्यूटर में भी फाइल्स रखते हैं, तो पर्टिकुलर फोल्डर, अलग अलग फोल्डर बना के रखते हैं। ये फाइल मेरा अच्छे से रहे, और हर एक फाइल को एक अलग कैटेगराइज रहे, कैटेगरी वाइज हम लोग अलग अलग फोल्डर में रखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी है। जो जावा पढ़े होंगे उनको भली भांति पता होगा, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी पैकेज पढ़ लिए, और वहां पर पैकेज का इंपॉर्टेंस उन लोग जान गए होंगे कि कैसे हम लोग पैकेज के थ्रू अलग अलग फाइल और क्लास को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, तो अभी हम लोग को सिर्फ समझना है मॉड्यूल एंड फंक्शन। क्लियर है, समझ गए सारे लोग मॉड्यूल। सर डिक्शनरी खोला है, फाइल वापस सेंड कर दीजिएगा सर। किसका, डिक्शनरी का? डिक्शनरी का। अच्छा, वो नहीं चल रहा है क्या? नो। अच्छा, एक बार हम देखेंगे। तो ये डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि क्या होता है मॉड्यूल, सारा आपको सिंटेक्स भी यहाँ पर लिख दिया है, और आप समझ गए कि मॉड्यूल क्या होता है, और मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। इंपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और आप इंपोर्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीन सारे चीजों को मैंने बता दिया है। अब हम देंगे कुछ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम पर आप कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिएगा या प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास कल चलेगा और परसों चलेगा,
2 दिन और चलेगा, उसके बाद थर्ड ईयर का एग्जाम है तो उस लिहाज से बंद रहेगा 2-3 दिन। फिर सर नीरज सर आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।